हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करेंगे एक नया क्रैश कोर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, एक्सटेंट एंड स्कोप की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, 1859 से पहले की अगर हम बात करें तो देयर वाज नो यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। 1859 से पहले कोई भी एक यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ नहीं था। उस समय क्या होता था, क्राउन कोर्ट्स होते थे प्रेसिडेंसी टाउन में और प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे मुफस्सिल्स में, और वो अलग अलग सिविल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग टू चला करते थे। उनके अलग रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, स्पेशल एक्ट्स होते थे और वो अलग अलग चला करते थे। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1859 में क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया विद द पासिंग ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1859, but it did not serve the purpose since it was not applicable to the supreme courts, that is crown courts under the Royal Charter Act, or Sardari Diwani Adalats, that is principal courts under the judicial plan by the Governor General. आफ्टर द पासिंग ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के पास होने के बाद 1861 में जो सुप्रीम कोर्ट्स थे और सरदार अदालत थे उनको एबॉलिश कर दिया गया और उनकी प्लेस पे क्या करा गया, हाई कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया बॉम्बे में, मद्रास में और कैलकाटा में। और जो 1859 का कोड है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल कराया गया। उसके बाद 1859 के कोड को जो है टाइम टू टाइम अमेंड करा गया और लास्टली में इसको 1877 के कोड से रिप्लेस किया गया। 1877 का कोड भी टाइम टू टाइम जो है क्या कहते हैं उसको अमेंड करा गया। 1878 में किया गया, 1879 में किया गया। उसके बाद 1882 में थर्ड सिविल कोड प्रोसीजर इनैक्ट किया गया। उसको भी बाद में बहुत बार इनैक्ट वो अमेंड करने के बाद लास्टली में जो हमारे पास कोड आया वो था हमारा प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908, जिसने ओवरशैडो कर दिया डिफेक्ट्स को जो कि इसके पहले के सारे कोड्स में थे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पहले कोई भी सिविल प्रोसीजर से लेकर कोई स्पेसिफिक कोड नहीं था। 1859 में इसकी पहली बार पहल हुई, उसके बाद 1877 में आया, फिर 1882 में आया और लास्टली में जो हमारे पास आज कोड है 1908 का, ये फाइनली पास हुआ। ओके, अब हम बात करेंगे इसके मीनिंग और ऑब्जेक्ट की। तो जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो रेगुलेट किया जाता है, मतलब हमारा जो प्रोसीजर है सिविल कोड्स का वो रेगुलेट किया जाता है बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कोड का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, बॉडी ऑफ लॉ सो अरेंज्ड एज टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी एंड ओवरलैपिंग। कोड का क्या मतलब हुआ कि सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, स्टैट्यूट का सिस्टमैटिक कलेक्शन हो गया, जिससे क्या हो कि इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड किया जा सके और ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जा सके। जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड का वो ऑब्जेक्ट है जो इसके प्रीएम्बल में दिया हुआ है, इट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। ओके, मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही है कि हम क्या करें, हम सिविल लॉस को सारे को कंसोलिडेट कर दें, ठीक है, प्रोसीजर को उन सारे को कंसोलिडेट कर दें और अमेंड करें रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। द सिविल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन इन इंडिया, इट रेगुलेट्स द एक्शन इन सिविल कोर्ट्स। ये क्या करता है, ये जो एक्शन है, पार्टी जो एक्शन लेके आती हैं सिविल कोर्ट में उनको रेगुलेट करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू द डे ऑफ रियलाइजेशन ऑफ इट्स फॉर्मिटी, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड अदर थिंग्स। कहने का ये मतलब है कि उस दिन से, जिस दिन से पार्टी सूट लेके आती हैं और जिस दिन तक एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होती है उस दिन तक क्या प्रोसीजर चलेगा वहां से वहां तक का, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है हमारा CPC ऑफ 1908। तो इन अदर वर्ड्स, एम ऑफ प्रोसीजर लॉ इज टू इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में जो हमें राइट्स मिलते हैं उनको एनफोर्स कराने का काम कौन करता है? उनको एनफोर्स कराने का काम करता है हमारा CPC ऑफ 1908। इट इंश्योर्स फेयर जस्टिस, ये फेयर जो है जस्टिस इंश्योर करता है बाय इन्फोर्सिंग द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सिटीजंस। ओके, इसके बाद अगर हम इसके एक्सटेंट और स्कोप की बात करें तो एक्सटेंट और स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे इंडिया में लागू होता है। पहले पूरे इंडिया में लागू नहीं होता था, लेकिन आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 अब ये पूरे इंडिया में लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन निकालें ऑफिशियल गैजेट में और इस कोड को जो है उधर भी एक्सटेंड कर दें।
ठीक है। द कोड जो है वो एक्सॉस्टिव है ऑन द मैटर्स स्पेसिफिकली डेल्ट विद इन, जो इसके अंदर मैटर्स जो स्पेसिफिकली डेल्ट है उनके रिस्पेक्ट में तो ये कोड जो है वो एग्जॉस्टिव है, लेकिन जो मैटर्स इसके अंदर स्पेसिफिकली डेल्ट इन नहीं है उनके रिस्पेक्ट में ये कोड एग्जॉस्टिव नहीं है। सिंपल सी बात है, द लेजिस्लेचर इज इनकेपेबल ऑफ कंटेम्पलेटिंग ऑल द पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे अराइज इन फ्यूचर लिटिगेशन एंड consequently for providing procedure for them. With regard to those matters, the court has inherent power to act according to the principles of justice, equity and good conscience. यहाँ पे ये कह रहा है कि लेजिस्लेचर, ये तो इम्पॉसिबल है कि लेजिस्लेचर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो सारे आउटकम्स को फोर्सी कर ले, जो फ्यूचर में कुछ जो भी होने वाला है उसे फोर्सी करे और उन सबके अकॉर्डिंग टू एक प्रोसीजर बना के हमको पहले से ही दे दे। तो ये बहुत ही अनफेयर डिमांड है लेजिस्लेचर से, इसीलिए लेजिस्लेचर ने क्या कर रखा है, कोर्ट को इनहेरेंट पावर दे रखी है कि अगर कोई नई सिचुएशन आती है तो वो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस उस मैटर को डील करें और जो पार्टीज हैं उनको जस्टिस दे सके। The court specifically provides that nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power to the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse or process of the court. ये जो कोड है ये जनरल लॉ है, ठीक है, ये जनरल कोड है हमारा। Though it does not affect any local or special law in force, in event of any conflict between the code and special law, the special law would prevail. हमेशा यही होगा कि अगर जनरल लॉ स्पेशल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा ओवर जनरल लॉ। However, the provisions of the code would prevail if the local or special law is silent. लेकिन अगर किसी मैटर पे लोकल और स्पेशल लॉ साइलेंट रहते हैं तो उस केस में जनरल लॉ प्रिवेल करेगा। ओके, स्कीम ऑफ द कोड की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा कोड है सीपीसी, ये बहुत ही अलग सा कोड है क्योंकि ये दो पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है। पहला जो है वो बॉडी ऑफ द कोड है, बॉडी ऑफ द कोड में सेक्शंस दिए हुए हैं, और दूसरा है शेड्यूल्स में हमको ऑर्डर्स दिए हुए हैं। जो बॉडी ऑफ द कोड है उसमें सेक्शंस है ऑलमोस्ट 158, ठीक है, जो कि 12 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। शेड्यूल में है हमारे पास ऑर्डर ऑलमोस्ट 51 ऑर्डर्स हैं। पहले हमारे पास 5 शेड्यूल होते थे, लेकिन बाद में शेड्यूल 2, 3, 4 एंड 5 को रिप्लेस कर दिया गया और अब हमारे पास केवल एक शेड्यूल है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 51 ऑर्डर्स हैं। और ईच ऑर्डर, हर ऑर्डर में क्या है, कुछ कुछ रूल्स हैं। जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो है हमारा ऑर्डर 21, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 106 रूल्स मौजूद हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन सीपीसी का। थोड़ा हमने आज इसमें बैकग्राउंड दे दिया, एक्सटेंडेड स्कोप बता दिया, आपको स्कीम बता दिया कोड का, कैसा लॉ है, जनरल है, स्पेशल है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो मेन पार्ट है इस कोड का वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सीपीसी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।